हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला लेक्चर है अंतिम उम्मीद डे 1। अब ये अंतिम उम्मीद क्या, हम पहले बताए थे कि आज के इस वीडियो उन छात्रों के लिए जो अब तक मैथ कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो जिनको क्वेश्चन नहीं बनता है, उनके लिए आज के इस सेशन है। तो जिनको फेल होने से डर लगता है या मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं, अब तक कुछ नहीं आता या मैथ किसी टीचर से कुछ समझ नहीं आता है, तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा देखना है। और अभी से लेके एग्जाम तक, यानी कि आज 12 तारीख है और आपका एग्जाम 2 फरवरी को है, तो अभी से लेके आपको 2 फरवरी तक रेगुलर 1 घंटा का वीडियो मिलेगा, जिसमें कि एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसमें हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज है अपना लेक्चर 1 और लेक्चर 1 में हम देखते हैं अपने पास LLP चैप्टर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हिंदी माध्यम के छात्र हैं चाहे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो को आप शुरू से एकदम एंड तक देखते रहिए, आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आता है, और गारंटी के साथ यही सब चीज़ आप फॉलो करते हैं तो एग्जाम में 100% आप पास हो पाएंगे। ये सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, या आप पढ़े हुए हैं सब कुछ, तो आप अगर रिवीजन के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन छात्रों को भेज दीजिए जिनको मैथ से डर लगता है और वो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज पहला लेक्चर है अपना ये अंतिम उम्मीद सीरीज का, और पहला लेक्चर में हम सबसे लास्ट जो अपने पास चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक प्रोग्रामिंग। तो अब हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, और इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाने का क्या रीजन है बता देते हैं। इस चैप्टर को आप अभी से अगर पढ़ लेते हैं, जितना भी पढ़ा रहे हैं, आज के इस वीडियो में ही पूरा कवर हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में, और 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। देखिए इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। कितना नंबर का? 10 मार्क्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर मैथ तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये चैप्टर भी समझ नहीं आएगा, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अब ये जो पेपर है अपने पास, ये सेंटअप एग्जाम का है और इसी आधार पर आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस जो अभी पढ़ाएंगे उससे 3 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए ध्यान से, इसमें 63 नंबर, 64, 65, यानी 3 गो ऑब्जेक्टिव एक तरह का है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं जल्दी से, और इसको कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा बना सकता है, कोई बड़ा बात ये नहीं है, ठीक है। और एक सेम क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव में है, सेम क्वेश्चन एक 2 नंबर में भी आता है। तो 3 और 2 5 नंबर हो गया, और एक 5 नंबर में आता है लास्ट में। तो टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम पहले पढ़ रहे हैं और काफ़ी आसान है इसमें नंबर लाना। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। अब इसको क्या होता है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, इसका बेसिक क्या है, ये सब समझते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चीज आता है, वो क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा, जैसे मान लीजिए आप ये चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी z का वैल्यू दिया रहता है ax + by, तो z का वैल्यू इस तरह से दिया रहेगा। तो अब क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं। तो इसमें हमेशा z का वैल्यू दिया रहता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। और z का वैल्यू का काम क्या होता है, हम z का वैल्यू से मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। क्या करते हैं? मैक्सिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब ये सब का मतलब आपको आगे थोड़ा देर बाद सब समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझिए कि क्वेश्चन में z का वैल्यू हमेशा दिया रहता है और इससे हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलता है। और क्वेश्चन में एक चीज और दिल रहता है, ऐसे रहेगा x प्लस, यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए cx प्लस dy <= 10, ऐसे कुछ भी रह सकता है। और ये भी दिल रहेगा हमेशा x का वैल्यू 0 से बड़ा, y के वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर। तो हमेशा जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा इसी तरीका से दिया रहता है, ठीक है। अब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में सबसे बेसिक क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है, वो समझिए। आपसे पूछेगा कि इस z को क्या कहते हैं।
तो आपको याद रखना है कि ये z बराबर जो ax प्लस by दिया रहता है, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या इसका नाम है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हिंदी में इसको कहते हैं उद्देश्य फलन। तो हिंदी वाले बच्चे आप हैं तो हिंदी में इसको लिखते चलिए कि इसको कहते हैं उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हिंदी में। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो z का वैल्यू जो होगा उसको टिक कर देंगे। काफी आसान क्वेश्चन है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका नाम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, मतलब ये रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है। तो यहां देखिए x के पावर 1 है और y के पावर में भी क्या है 1। तो जब पावर 1 होता है तो हम इसको कहते हैं लीनियर समीकरण। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो ये जो z का वैल्यू है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उद्देश्य फलन जो होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ये लीनियर होता है कि क्वाड्रेटिक होता है कि क्यूबिक होता है? तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर होता है। ठीक है। और क्वेश्चन के थ्रू एक हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है इनमें से कौन, यहां ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है? OBJE। अब लिखते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है। इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है? और देखिए ऑप्शन कैसा रहेगा। ऑप्शन में ये दे दिया, सबसे पहला ऑप्शन देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऑप्शन बी में दे दिया y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऑप्शन सी में दे दिया z बराबर x प्लस 2y, और ऑप्शन डी में अपने पास दे दिया है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब बताइए कि अभी जो हम आपको बताए थे कि इसमें से जो z का वैल्यू होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, वो किसको कहते हैं? तो z का जो वैल्यू रहता है उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए कि z का वैल्यू कौन है? ऑप्शन सी में है। तो इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ा नहीं। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन जो आता है इसी सीरीज में लेके आया जाएगा, जिसको हम आसानी से बना सकते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए हुए। ठीक है। नंबर एकदम फिक्स है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। उद्देश्य फलन यही होता है। अब ये तो z के बारे में हम समझ गए इतना चीज। अब आगे हम समझते हैं कि z के वैल्यू, z का जो मान होता है, इससे हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है इससे क्या काम होता है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना। क्या बताना? मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो अब यही, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है ना। अब हम इसके तरफ चलते हैं। तो ये जो जिसमें इस तरह का साइन रहता है, तो इसमें ऐसा साइन भी रह सकता है cx प्लस dy और ये लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। इस तरह का समीकरण रहेगा जिसमें कि ऐसा रहेगा साइन, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब भी इस प्रकार का साइन रहता होगा, तो जिस समीकरण में इस प्रकार का साइन रहता है उसका क्या नाम होता है? ध्यान से देखिए, उसका नाम होता है कांस्टेंट, CONSTARAINTS। अब कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अवरोध। क्या कहते हैं? अवरोध। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरह से पूछेगा कौन कांस्टेंट है, तो टिक कर लेंगे। अब इनमें, इसमें बोलता है कि इनमें से कौन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। तो ये सब आप पहचान लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपको बताए थे कि इसमें हर साल 3 गो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। तो या तो कांस्टेंट पूछ लेगा, या पूछेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, या आपसे पूछेगा कि लीनियर, जो z का वैल्यू होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वो लीनियर होता है कि क्या होता है? तो लीनियर में टिक कर देंगे, कोई बुराई नहीं है।
और जो क्वेश्चन बताऊं वो सब आया हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है और उसको कैसे जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का दिखता है। तो बेसिक पढ़ने के बाद अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगता है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगता है और कोई भी बच्चा सीख सकता है, दुनिया के सबसे कमजोर विद्यार्थी भी सीख सकता है, जैसा आप सीख पा रहे होंगे अभी तक। तो हम इसमें समझते हैं कि इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसमें हमेशा बोलेगा कि जेड का एक वैल्यू दे देगा। क्या बोलेगा? जेड का एक वैल्यू दे देगा और ये एक समीकरण रहेगा जिसमें इस तरह का साइन रहता है और ये दोनों हमेशा रहेगा। बस इतना ही क्वेश्चन में रहेगा। अब इसको बनाना कैसे है, तो हमको देखिए कि बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। किसका मैक्सिमम वैल्यू? इसका मैक्सिमम। तो आपको पहले हम बताए थे कि जेड का जो फंक्शन रहता है, इसका हमेशा क्या पूछता है? मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू। तो इसमें बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो ध्यान रखिएगा, जब यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, तो ये जब 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का समीकरण, अभी ये क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, जब भारी क्वेश्चन बनाना होगा इसी को, तो इस तरह का एक और दे देगा, 2 3 भी दे सकता है इस तरह का समीकरण। ठीक है ना? तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह का 2 समीकरण रहता है, चाहे 3 रहता है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हमेशा एक समीकरण ये दे देगा। और अभी हम इससे पहले कांस्टेंट को हिंदी में अवरोध बोल दिए थे, तो उसको माफ कीजिएगा, हम कांस्टेंट को हिंदी में व्यवरोध बोलते हैं। व्यवरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवरोध। तो इसको ध्यान रखिएगा, वहां सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है। किस पर? ये जो व्यवरोध दिया रहता है ना, इसी से क्वेश्चन अपना बनता है। तो ये जब क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो हमको ग्राफ उराफ बना के चेक करना होता है। क्या करना होता है? ग्राफ बनाना होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है तो बिना ग्राफ बनाए हुए कैसे हम आंसर लाएंगे वो सब समझते हैं। क्या बोले हम? बिना ग्राफ बनाए हुए कैसे हम आंसर लाएंगे वो समझ रहे हैं। ठीक है, बिना ग्राफ बना के। अब ऐसे हम ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे। आपको ग्राफ नहीं बनाना है, डरिए नहीं बिल्कुल भी भैया। ठीक है, आपको ग्राफ के नाम लेते ही बहुत बच्चा सोच रहा होगा हमको तो समझे नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जो व्यवरोध दिया हुआ है, व्यवरोध, उसको पहले लिख लीजिए। तो x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 38 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि ये जो छोटा है ना, इसको आपको बराबर के चिन्ह दे देना है। क्या करना है? इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो सॉल्यूशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव में कैसे करना है ध्यान से सीखिए। आपको क्या करना है कि पॉइंट निकालना है। क्या करना है? पॉइंट, 2 पॉइंट निकालना है। तो 2 पॉइंट क्या क्या होगा वो देखिए। पुट, सबसे पहले ये समीकरण को यहां पर लिख दिए। अब देखिए कि कैसे इसको बनाते। तो अपना मन से क्या करना है कि x के वैल्यू 0 पुट करना है। तो इसमें x के वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया? 38 आ गया। तो यहां से हम बोल देते हैं y बराबर 38। तो एक पॉइंट अपने पास आ गया। x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू क्या आ गया? 38 आ गया। तो इसमें कोई बच्चा को कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये कैसे आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बार x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू निकाले थे। अब क्या करना है? अब y का वैल्यू 0 पुट करना है। अब y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x प्लस y के जगह 0 बराबर 38। तो यहां से क्या आ गया? x बराबर 38। इसका मतलब यहां पर पॉइंट ये माने थे। अब दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं b, और b पॉइंट क्या लिखना है? देखिए x का वैल्यू 38, तो हमेशा जो होता है x का वैल्यू हम पहले लिखते हैं। तो कोमा से पहले x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 38 आ गया। यहाँ x का वैल्यू 0 था तो कोमा के पहले x लिखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि x जो होता है पहले लिखाता है और y कोमा के बाद लिखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 38 आया, तो 38 को हम पहले लिखें कॉमा के पहले, और कॉमा के बाद क्या लिखाता है, y लिखाता है। तो y के जगह पर यहाँ क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है, अब कुछ करना बाकी नहीं है, क्वेश्चन यहीं पर बन गया। अब ये 2 पॉइंट निकालना हमारे लिए कोई बड़का बात है, कोई बड़ी बात है क्या ये पॉइंट निकालना हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से ग्राफ बनाना भी नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में जो अभी हम बताएंगे ऐसे कीजिएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये एक पॉइंट ये आ गया, और एकदम आराम आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, और ये एक पॉइंट बी आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब हमको क्या करना है कि अपना मन से एक पॉइंट ले लेना, O पॉइंट 0,0। कौन पॉइंट आ गया, O पॉइंट 0,0। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको इससे हमेशा निकालना है। तो इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, बराबर 0 करना है। और यहां से 2 पॉइंट कैसे निकालना है पता चल गया। एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। अब फिर से अपना मन से हम कर रहे हैं, y का वैल्यू 0 एक बार पुट किए तो x का वैल्यू 38, और हमेशा ऐसे ही करना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 पॉइंट निकल गया। अब तीसरा पॉइंट अपना मन से 0 निकाल लिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर z का काम शुरू हो गया, तो अब इसका काम खत्म। अब z का वैल्यू लिख लीजिए। तो z का वैल्यू अपने पास दिया है 2x + y, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि z का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या बताओ, z का मैक्सिमम वैल्यू। तो अब क्या करना है ना कि पॉइंट A को इसमें पुट करना है x और y के जगह पर, फिर पॉइंट B को इसमें पुट करना है और पॉइंट O को पुट करना है, और 3 गो वैल्यू आएगा और तीनों में देखना है कि कौन मैक्सिमम है, वही अपना आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अभी समझ नहीं आया होगा, तो अभी करेंगे तो समझ आएगा। देखिए हमको क्या करना है कि एट पॉइंट A, तो पॉइंट A अपने पास है 0,38। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट को इसमें पुट करना है। इस पॉइंट को क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो पुट कीजिए। तो z का वैल्यू 2 गुने एक x के जगह कितना 0 प्लस, अब y के जगह पर 38 पुट कर दीजिए। y का वैल्यू 38 है, तो z बराबर 0 + 38। तो यहां से z बराबर क्या आ गया, 38 आ गया। अभी भारी लग रहा है क्या ये सब? नहीं, सिर्फ पॉइंट पुट किए x और y का वैल्यू। ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 38 पुट कर दिए तो z का वैल्यू 38 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम पॉइंट B पुट करेंगे। और ये आपको लग रहा हो कि बहुत चीज लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखना पड़ रहा है। जब आप अपने से करेंगे ना, जब आप खुद से करेंगे ना सीखने के बाद, तो बहुत छोटा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। और इसमें तो थोड़ा लिखना भी पड़ रहा है, लेकिन और ऐसा बहुत सारा चैप्टर है जिसमें खाली जोड़ घटाव गुना भाग, चाहे डायरेक्ट देख के टिक करना, तो वो सब एकाएक ही आएगा। बस पेशेंस रखते जाइए, अभी 20 दिन अपना एग्जाम में है, ठीक है। तो अब हम जैसे पॉइंट A पर निकाले z का वैल्यू, इसी तरह पॉइंट B पर निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। एट पॉइंट B, तो पॉइंट B अपने पास है 38,0। तो 38,0 इसमें पुट कीजिए। तो इसमें x का वैल्यू कितना है 38, y का वैल्यू 0। तो 2 गुने x के वैल्यू 38, तो x के जगह पर 38 पुट कर देंगे, प्लस y के वैल्यू 0 है तो 0। तो z बराबर 38 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76। अब देखिए इसी तरह पॉइंट O इसमें पुट कीजिए। ई पॉइंट O कहाँ से आया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ई हमेशा रहेगा ही रहेगा, ई हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हमेशा रहेगा। ई कैसे आता है, क्या आता है, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी अभी कुछ नहीं सिखाएंगे, सीधे जैसे बोल रहे हैं वैसे करते चल जाइए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 0 इसमें पुट करेंगे। तो देखिए एट पॉइंट
ओ, तो पॉइंट ओ इसमें पुट करेंगे 0,0, मतलब z बराबर 2 गुने x के जगह 0 पुट कीजिए प्लस y के जगह पर 0, तो z बराबर 0 प्लस 0, तो z का वैल्यू 0। अब देखिए इसमें और इसमें z का सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? ये तीनों में z का सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है? तो इन तीनों में z का सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है? 76 है। क्या है? 76। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा 76 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमेशा बनाना है। और ये क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे और इसका आंसर 76 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला था। इस तरह से आपके पास 64 नंबर और 65 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर करके पॉइंट निकालना है 2 और तीसरा पॉइंट हमेशा 0 रहेगा और इस तरह से आपको बना लेना है। जो z में पुट करेंगे जो सबसे मिनिमम पूछेगा, अगर इसी क्वेश्चन में मिनिमम पूछता तो मिनिमम 0 है तो 0 आंसर हो जाता, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसी तरह से इसमें सब क्वेश्चन है, तो आप सारा क्वेश्चन को एक लाइन से बना लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम और समझा देते हैं या एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना? इतना ही ध्यान रखना है। क्या है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं ना, इसको आप लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और ये क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा समझ जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इसमें इतना ही करना है और इससे लगभग आप 3 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं गया है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 3 गो सेम प्रकार का रहेगा तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बन जाएगा, सिर्फ वैल्यू तक पुट करना है ना। देखिए अब इस प्रकार का जितना क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन बैंक में खोजिएगा, जिसमें z का एगो वैल्यू दिया रहेगा और इस तरह का जो कांस्टेंट है व्यवरोध का वैल्यू है एगो रहेगा। तो इस प्रकार का जितना क्वेश्चन रहेगा वो सब आप खोज के बना लीजिएगा, ठीक है? सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम नहीं सिखाए हैं, बस इतना ही बताए हैं जिस पर बार बार क्वेश्चन आए और आपसे बन जाएगा वो क्वेश्चन, उतना ही चीज बताए हैं, ठीक है ना? देखिए अब सेम जो हम बताए थे उसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमको z का वैल्यू कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। z को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो इससे हमको हमेशा पॉइंट निकालना है। किससे? ये जिसमें ये ऐसा साइन रहता है ना, इससे। तो हमको यहाँ पर लिखना है 2x प्लस 7y और इसको हटा देना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे के 14 लिख देते हैं। अब हम क्या बताए थे कि हम पॉइंट कैसे निकालते हैं, a और b 2 पॉइंट हमको निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं। तो पुट x बराबर 0, तो x का वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार क्या करेंगे, पुट y का वैल्यू 0 एक बार पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू 0, तो देखिए 2 गुने 0 प्लस 7y बराबर 14, ठीक है? अब देखिए कि 2 में 0 से गुना होगा तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 7y बराबर 14। तो यहाँ से पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 0 में 7y जोड़ेंगे तो 7y बराबर 14। आप बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप खुद से ये कर लिए होंगे, हमको जहाँ तक ऐसा लग रहा है। तो अब देखिए ये 7 दूना 14, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो y बराबर 2। अब देखिए पॉइंट ए क्या आ गया, जब x का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, कोई बुराई नहीं है। सेम प्रकार से हम y का वैल्यू 0 पुट करके पॉइंट b निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं पॉइंट b। तो यहाँ पर पॉइंट b निकालने के लिए 2x प्लस y के जगह 0, तो 7 गुने 0 बराबर 14। अब जिनका जोड़ घटाव भी कमजोर है उनके लिए भी एक एक लाइन कर दे रहे हैं। आता है तो आप जल्दी से कर लेंगे, यहाँ डायरेक्ट भी दिख रहा है, लेकिन हम कर देते हैं। 2x बराबर 7 में 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 14, तो 2x बराबर कितना आ गया,
14। तो x बराबर यहाँ से आ गया 14/2, तो यहाँ से 7, x का वैल्यू 7। कोई बुराई नहीं है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू कितना पुट किए थे 0, तो y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब अपने पास पॉइंट ए पता चल गया और पॉइंट बी पता चल गया है। अब ए बी और ए को पॉइंट अपना मन से हम क्या मानते हैं ओ पॉइंट, और इसका 0 0 यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये 3 गो पॉइंट है और तीनों पॉइंट को हमको क्या करना है जेड में पुट करना है। जेड का काम हमको अंतिम में आता है और जेड में तीनों का वैल्यू पुट करके देखते हैं और फिर आगे समझेंगे क्या होगा। तो देखिए जेड बराबर x प्लस 3y अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए पुट कीजिए पॉइंट ए, तो पॉइंट ए है अपने पास 0,2, तो 0,2 इसमें पुट करते हैं और देखिए क्या आता है z बराबर x का वैल्यू 0 प्लस 3 गुने y का वैल्यू कितना है 2, तो z बराबर 0 प्लस 3 दूनी 6, तो z का वैल्यू आ गया 6। तो जैसे पॉइंट ए पर z का वैल्यू 6 आया, इसी प्रकार पॉइंट बी पर चेक कर लेते हैं। तो पॉइंट बी क्या है, यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए तो सही रहेगा, पॉइंट बी, पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी अपने पास है 7,0, तो 7,0 इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पुट कीजिए z बराबर x का वैल्यू 7 प्लस y का वैल्यू 3 गुने 0, तो z बराबर 7 प्लस 3 गुने 0 0, तो z का वैल्यू कितना आ गया 7 के बराबर आ गया। तो जब x पॉइंट ए पर z का वैल्यू आ गया 6, पॉइंट बी पर आ गया z का वैल्यू 7। अब पॉइंट ओ पर चेक करते हैं, तो ओ पॉइंट पर 0,0, तो z बराबर x के जगह 0 प्लस 2 गुने y का वैल्यू भी 0, तो z का वैल्यू क्या आएगा 0 प्लस 0 बराबर 0। तो अब देखिए कि z का 3 गो वैल्यू मिल गया अपने पास। कौन सा वैल्यू मिला, z का वैल्यू एगो 6 आ गया, एगो 7 आ गया और एगो 0 आ गया। अब इस तीनों में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया मिनिमम। तो मिनिमम इनमें कितना है, सबसे मिनिमम कितना है 0, तो सबसे छोटा 0 है, तो इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन आप जब खुद से अपना कॉपी में करेंगे ना तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं और इतना कर लेते हैं आप। तो यहाँ से लगभग आप मान के चलिए कि 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। क्या इतना नंबर 5 नंबर। अब इसमें अगर आप इतना सीख गए हैं ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें एक 5 नंबर वाला ग्राफ बनाते कैसे हैं, वो भी आपको सिखा देंगे। अगर ये आप सीख पा रहे होंगे तब। अगर यही आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो ग्राफ छोड़ देते हैं, अभी इतना ही छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरा टॉपिक पर समझते हैं। और दूसरा टॉपिक अपने पास है वेक्टर और 3D। अब वेक्टर पहले हम पढ़ते हैं और वेक्टर इसीलिए पहले पढ़ेंगे क्या कि वेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है जिसको हम देख के डायरेक्ट ऐसे ही टिक कर देंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर जो है अपने पास वेक्टर है। अभी तक जो पढ़े हैं उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तब आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है और वो काफ़ी आसान है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आना है। जेड में पुट कर देंगे, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम, मिनिमम पूछेगा तो जो छोटा होगा वो बता देंगे, आसान है। अब आगे बात आता है वेक्टर का। तो वेक्टर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्या कि हमको तो भैया उतना ही पढ़ना है जिससे हम आराम से ऑब्जेक्टिव पूरा कर ले, और उतना ही पढ़ना है जिससे सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत हो जाए, मतलब पास करना है बेसिकली। तो 5 नंबर का व्यवस्था तो अभी हो गया है, 5 नंबर काम खत्म हो गया है, ठीक है। 5 नंबर अब देखिए कि 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होगा, 15 से 20 मिनट ही मानते हैं, उतना देर में 5 नंबर का काम खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी जो बेसिक पढ़ाएंगे
इससे लगभग अभी के क्लास से आप समझ लीजिए कि 10 नंबर आप आराम से ऑब्जेक्टिव में टिक कर पाएंगे और डायरेक्ट टिक कर पाएंगे बिना दिमाग लगाए हुए। बस अभी जो हम बता रहे हैं उसको समझते जाइए, बार बार इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन अभी तक आया है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और उसको कैसे बनाना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर को हिंदी में हम कहते हैं सदिश। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, कोई ए लिखा हुआ है, इस पर ऐसे तीर का चिन्ह बना दिए ना, तो इस वेक्टर हो गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब तो पता होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमको अभी वही चीज पढ़ें जिसको डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए कि वेक्टर ए का वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। क्या बताओ, पोजीशन वेक्टर, और हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश बताओ। तो हिंदी इंग्लिश छोड़ते हैं और डायरेक्ट जो आता है वही बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर इसी को कहते हैं जिसमें एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप जो लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर हम काहे सीखे हैं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता है x, y, z और बोलेगा कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। क्या बताओ, पोजीशन वेक्टर। ध्यान से समझते चलिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। इस तरह से x, y, z दे दिया और बोल क्या रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि सब में x में i लगाना है, y में j लगाना है और z में k लगाना है। तो इसी को हम कह देते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे देखिए x है तो x के साथ हमेशा i और यहाँ जो कैप, इसको कैप कहते हैं, i कैप मतलब i पर टोपी लगा दिए, प्लस अब y में हमेशा क्या लगता है, j लगता है और z में हमेशा क्या लगता है, k लगता है। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से पॉइंट देगा तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया है 2, 5, 3 और बोल रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो बताइए, जो जिनको लग रहा था कि मैथ हमको समझ में नहीं आएगा और फेल होने का लग रहा था कि फेल हो जाएंगे, देखिए अब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं बना पाएंगे, आराम से बना देंगे। ये 2, 5, 3 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे बताइए। सबसे पहले क्या करना है कि 2 है तो 2 लिख दीजिए और ये पहले जो होता है उसको x कहते हैं, जो बाद में होता है y और फिर z। याद रखिएगा पहले x y z ऐसे होता है। तो 2 के साथ x के साथ i लगाएंगे, ये y है तो 5 और y के साथ j लगाना है, प्लस 3 है तो 3 के साथ k लगाना है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में इसी चीज को ऐसे रहेगा, ऑप्शन में दिया हुआ 2 वेक्टर i ऐसे दे देगा, तो उससे डरना नहीं है। चाहे ऐसे दे देगा 5 वेक्टर j प्लस 3 वेक्टर k, तो बात एक ही है, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर वाला अब इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे और हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2024 में अगर पोजीशन वेक्टर आपको पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, सिंपल है एकदम। तो अब ये समझने के बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तो ये सब करते जाइए आराम से, सब कुछ नंबर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अब आगे हम बात करते हैं। अब आगे आता है मापांक। हिंदी में क्या कहते हैं, मापांक, और अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड। मापांक, मापांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, या मॉडुलस भी बोल सकता है आपको, मॉडुलस बोलेगा, मॉडुलस निकालो। तो ध्यान दीजिए कि मॉडुलस कैसे निकाला जाता है और क्वेश्चन कैसा दिखता है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप
और बोलेगा कि इसका मापांक बताओ। क्या बताओ? इसका मापांक बताओ। तो मापांक का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड बताओ चाहे मॉडुलस बताओ, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? मोड लगाएंगे। तो मोड हम लगा देते हैं ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मापांक पूछेगा तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन है उसमें मोड ऐसे भी लगा के दे सकता है क्वेश्चन में। तो जब ऐसे रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ तो इसका आंसर क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसका आंसर होगा अंडर रूट के अंदर, यहां पर क्या है? एक्स है पहले, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर वाई का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर जेड का स्क्वायर लिख दीजिए। यही इसका मापांक हो गया। मतलब क्वेश्चन ऐसे रहेगा इस तरह से और बोलेगा इसका मापांक बताओ। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट देंगे और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये बात समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, इधर क्वेश्चन देते हैं और आप बनाइएगा। क्वेश्चन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे और इसका हमको क्या करना है? मापांक निकालना है। क्या करना है? मापांक निकालना है। तो इसका मापांक हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से सीखिए इसका मापांक निकालना। तो मापांक निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या करना होता है? अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? पहले आई के बगल में क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, अब जे के बगल में क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए के है खाली, तो के बगल में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 तो हमेशा रहता है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? 9 4 13, 13 1 14। तो देखिए कि कितना आसान है मापांक निकालना, ठीक है ना। तो इस प्रकार का हम और भी क्वेश्चन समझते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए अभी ही क्लास में और घर पर जाके कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको अच्छा से नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते। देखिए दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए और ये जो क्वेश्चन है 2022 बिहार बोर्ड में पूछा है। तो इस प्रकार का जो मापांक निकालने का क्वेश्चन है हमेशा एक गो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे बताइएगा। देखिए, मापांक निकालने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे सकता था, 2i वेक्टर, यहाँ वेक्टर लगा देगा कैप के जगह पर, तो उससे डरना नहीं है। 2i कैप माइनस 3j वेक्टर प्लस यहाँ के बगल में कुछ नहीं तो 1k वेक्टर। अब इसका मापांक ऐसे बोल सकता है कि इसका मापांक निकालो, चाहे आपको इस तरह से मोड दे के दे देगा। तो जब भी ऐसे मोड लगा के दे देगा, दोनों तरफ ये लकड़ी दे देगा ना, 2 लकड़ी के बीच में, मतलब 2 डंडा है, 2 डंडा के बीच में इस तरह से वेक्टर कोई दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, वेक्टर समझ नहीं आ रहा है ना। मान लेते हैं 2 डंडा है, 2 डंडा के बीच में कुछ भी दे दिया है, और तो डंडा का मतलब क्या होता है वही समझ रहे हैं। डंडा को क्या बोल देगा? मापांक निकालो। चाहे मापांक नहीं बोलेगा तो ये इस तरह से रहेगा, तो हमको समझना क्या है? मापांक ही निकालना है। अब निकालते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। तो मापांक निकालने के लिए क्या होता है कि हमेशा अंडर रूट के अंदर देखिए क्या लिखते हैं, आई के बगल में क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां माइनस है तो यहां माइनस नहीं देना है। यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर देंगे कि यहां माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। तो माइनस यहां पर नहीं लिखना है भैया, क्या लिखना है? ध्यान से समझिए, जे के बगल में -3 है ना, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस, अब के बगल में 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, यहां पर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो आई के बगल में 2 था तो 2 का स्क्वायर, और जे के बगल में 3 नहीं, -3 है तो -3 का स्क्वायर, और 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो अब आपको एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब देखिए अंडर रूट के अंदर अभी 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस माइनस का स्क्वायर होता है तो हमेशा प्लस बन जाएगा। तो माइनस जब भी रहेगा ना हमेशा तो स्क्वायर होता है, तो यहाँ प्लस से बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1। ये तो सबको पता होगा ना। अब ये भी बोलिएगा कि ये भी नहीं पता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। 10 तो आप पढ़े ही होंगे ना भैया, ठीक है। 10 ही तो पहला दूसरा का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए 9 4 13 और 13 1 14। तो अब बताइए कि अपना कौन सा सही आंसर है। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। तो भैया अपना √14 मैच कर रहा है बसंती, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं जो कि 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास, ये अभी आप लोग बताइएगा बना के कि आपसे बनता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मापांक निकालना है -i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस माइनस, या माइनस है माइनस 3k वेक्टर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग मापांक बताइए कि क्या इसका आंसर आपको निकालना आता है कि नहीं आता है। तो काफ़ी आसान है इसको बनाना, बनाइए और देखते हैं। इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं और आप लोग बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो अपने पास पहला आंसर है √15 और ऑप्शन बी है √3 और सी ऑप्शन है 2 और ऑप्शन डी है √14। तो अब बताइए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। बन गया होगा अब तक। तो अब जिनसे नहीं बना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे बनाते हैं। तो हम अभी सिखाए थे कि इसको जो डंडा दुगो रहता है इसको, इसका मतलब क्या होता है, मापांक निकालना है। तो मापांक कैसे निकलता है, देखिए मापांक निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले अंडर रूट दे देते हैं, ठीक है। अंडर रूट दे दिए। अब देखिए कि i के बगल में क्या है, नहीं समझ आ रहा है तो हम पहले इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए माइनस i के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर रहेगा 1i वेक्टर प्लस, अब 2 तो इस है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। अब यहाँ से बोलिए कि इसका मापांक कैसे निकालेगा। तो i के बगल में क्या है -1 तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब j के बगल में 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होगा। देखिए यही गलती लोग करता है कि अभी जैसे यहाँ पर प्लस था यहाँ पर भी हमेशा प्लस होता है। ये गलती जैसे यहाँ पर हम माइनस लिख दिए थे तो सेम गलती मैक्सिमम लोग से होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा प्लस होगा और यहाँ माइनस है -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 4 13 और 13 1 14। अब फिर से बताइए कि कौन सा आंसर है, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। तो भैया डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे, कोई बुराई नहीं है। एक क्वेश्चन और देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आया है। क्वेश्चन है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप का मापांक। तो आप लोग इसका मापांक बताइए कि कितना है, और ये क्वेश्चन 2013 में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग खोज के बना लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे बात करते हैं, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम मापांक निकालना सीख गए हैं। अब वेक्टर चैप्टर में ही बात करते हैं, वेक्टर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं डॉट प्रोडक्ट के पास। किसके पास, डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर में 2 चीज होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो नाम से अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं,
लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप आराम से इस प्रकार का हर एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, काहे कि इसको करने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना आसान है। बताइएगा कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा इस तरह से डॉट रहेगा, डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट नाम से पता चल रहा है डॉट रहेगा। और डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम भी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो कई बार क्वेश्चन में ये बोल देगा कि स्केलर प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, चाहे डॉट प्रोडक्ट बताओ, चाहे डॉट का साइन ऐसा रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अपने पास आ गया, हम बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन लेते हैं, अपना मन से हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए कहाँ गया भैया। तो देखिए दोस्तों, अपने पास सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। और इस प्रकार का जो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट, इसको कहते हैं क्रॉस का चिन्ह रहते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो हम आगे सीखेंगे। अभी डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये समझ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब, तो डॉट तो समझ गए कि इस तरह से डॉट प्रोडक्ट दिखता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, और इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। तो हम पहले समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, चाहे मैथ आज तक पढ़ा ही नहीं हो। ठीक है ना, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है कि इस i के बगल में जो है और यहाँ पर जो i के बगल में, इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर i के बगल में 1 है तो 1 गुना इस i के बगल में कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इन दोनों को गुना कर दिए और बीच में प्लस का साइन देना है। बीच में हमेशा किसका साइन देते हैं? प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, अब जैसे i को गुना किए थे, सेम प्रकार से j वाला को गुना करना है। तो यहाँ j के बगल में जो है और यहाँ j के बगल में क्या है देखिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और गुना में 3 प्लस, अब क्या करना है, अब k के साथ सेम काम करना है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने 4। अब इसको गुना करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये गुना करना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 तिहाई 12, तो क्या आ जाएगा 6 व 2 8 और 12 8 20, तो इसका 20 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करते हैं और काफ़ी आसान आपको भी लगा होगा। डॉट प्रोडक्ट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो देखिए, और आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको बनाएं। तो देखिए 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ डॉट माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम थोड़ा सीख लेते हैं। देखिए सेम काम करना है, जो यहाँ पर सीखे हैं सेम काम यहाँ पर करना है। तो एक पेपर में लगभग डॉट प्रोडक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, मतलब 2-3 नंबर तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम डॉट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें देखिए 2 है, i के बगल में यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या है i के बगल में कुछ नहीं है, माइनस है, तो -1। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रकार रहेगा तो इसको कैसे पढ़ते हैं, तो एक लाइन लिख देते हैं। देखिए ये तो आसान है, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और डॉट, इसमें क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, कुछ नहीं रहेगा ना बगल में, तो 1 तो हमेशा रहता है, तो यहाँ लिखेंगे 1i कैप
प्लस यहाँ पर देखिए कि जे के बगल में फिर से कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक जे कैप प्लस के बगल में कुछ नहीं है तो एक के कैप लिख देंगे। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल आसान। अब देखिए कि सेम इस प्रकार का बन गया है, तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हम आसानी से कर सकते हैं? जी हाँ सर, कर सकते हैं। तो देखिए कर लेते हैं। अब 2 में इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना में क्या -1 है, तो यहां पर हम -1 ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जब कभी माइनस आएगा ना यहां पर, तो माइनस को आप क्या कीजिए, 2 गुने इस तरह से ब्रैकेट देके लिख दीजिए। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है भैया। ठीक है, तो 2 गुने i -1, ठीक है, प्लस अब j को j के साथ गुना करेंगे, तो हमको j में j गुना नहीं करना है, हमको उसके बगल वाला से गुना करना है। तो यहाँ j के बगल में 5 है तो 5, और यहाँ j के बगल में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, प्लस अब k वाला को गुना करेंगे तो देखिए यहाँ k के बगल में कितना है, 3, और इसमें k के बगल में 1 है। ठीक है, तो अब देखिए 2 में -1 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2, प्लस 5 में 1 से गुना होगा तो 5, प्लस 3 में 1 से गुना होगा तो 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 प्लस 3, तो 3 3 6, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है सर। तो अभी जो हम आपको बताए हैं डॉट प्रोडक्ट करना और मैग्नीट्यूड निकालना, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक किसी भी साल का, 2020 का, 2021, 22, 23 और 24 में भी आएगा। चाहे आप मॉडल पेपर निकाल के देख लीजिए, चाहे आप सेंटअप एग्जाम का पेपर निकाल के देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन रहेगा और इसको बनाने में कोई दिमाग का जरूरत नहीं है। कोई दिमाग लगाना है क्या? नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है और जो जो चीज़ अभी आप सीखे हैं उसको घर पर जाके उस पर बहुत सारा क्वेश्चन कर लेना है। इससे ये होगा कि आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। इससे बेसिक क्या ही होगा भैया, कुछ है क्या, जोड़ घटाव तो है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ऐसा भी चैप्टर है जिसमें आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, इससे भी आसान क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा। हालांकि ये तो भी आसानी है, ज़्यादा भारी लग नहीं रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो एक हम डॉट प्रोडक्ट का आपको क्वेश्चन देखते हैं और आपको इसको बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिटा के अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं और इसका आंसर आपको बताना है, जिससे हमको ये पता चल सके कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि सर क्वेश्चन तो पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, लेकिन इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें जिससे याद रहेगा, तो आपको अगर जो पढ़ाए हैं उस पर क्वेश्चन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहाँ आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री में आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए, जो प्रॉब्लम होगा वो सब बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हम अभी डॉट प्रोडक्ट पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं और इसको अभी बनाना है, घर से नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन है अपने पास, अभी आप बनाने का ट्राई कीजिए। 7 आई कैप, और ये सेंटअप एग्जाम का है, 7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा यहाँ वेक्टर दे चाहे कैप लगा दे तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दे दिया डॉट और इसके बगल में है आई, वेक्टर आई, ठीक है। तो वेक्टर लगा दीजिए चाहे कैप लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के। और ये जो क्वेश्चन है ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया है 13 और ऑप्शन बी में दिया है 14 और ऑप्शन सी दिया है अपने पास 15 और डी अपने पास क्या दिया है 16। तो अब इसको आप बनाइए और बताइए कि कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक। कोशिश कीजिए इसको बनाने का, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि आपको क्या बताना है। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में और भी चीज होता है तो उसको पहले हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। सोचिए कैसे करेंगे।
कमजोर बच्चा ध्यान दीजिए, जिनको लगता है हम कमजोर है, कोई कमजोर नहीं होता है, सब बच्चा एक है। जो पढ़ लिया वो उसका नंबर आ गया, जो नहीं पढ़ा उसका नंबर नहीं है। बात इतना ही बस है। बात मेहनत का है, मेहनत कीजिए, आपको भी नंबर आएगा। और पास करने से कोई माई का लाल नहीं रोकेगा, पास करने से कोई माई का लाल नहीं रोकेगा भैया। बस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। हम क्या करेंगे, पहले i को i के साथ करेंगे। तो इसमें देखिए कि i के बगल में इसमें क्या है 7 है, गुने। अब इसमें i के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, प्लस अब इसमें देखिए j के बगल में कुछ नहीं रहता है ना, तो यहाँ 1 लिख देना है। 1 गुना में क्या लिखेंगे, यहाँ j के बगल में कुछ नहीं तो 1 प्लस अब k को k के साथ गुना करें। तो यहाँ k के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 गुना में यहाँ पर k के बगल में क्या है 7। अब इसको गुना कर लीजिए। क्या किए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए ना भैया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा, तभी तो पता चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। इससे भी बेसिक क्वेश्चन करवाइए, तो इससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो ला देंगे। अभी अपने पास बहुत टाइम है, आराम से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डरना नहीं है, हम है ना भैया, पास करवा देंगे। ठीक है, डर क्या रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। तो 7 में 1 से गुना कीजिए तो 7, प्लस 1 में 1 से गुना कीजिए 1, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7। अब देखिए 7 7 14 1 15। तो अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। तो भैया अपने पास चंपा है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसमें डॉट प्रोडक्ट पर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है। तो उसको थोड़ा हम उस पर सीखने का कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो ये नहीं कि अब डर जाना है, ऐसे ही करते हैं। अब लेकिन उसको कहिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा 2 नंबर, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए उसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज सीखना पड़ेगा, और वो सीखने में क्या दिक्कत है भाई, सीखने ही तो आए हैं ना। ठीक है, तो सीख लेते हैं। देखिए अब जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग किए थे ये काफी आसान था। अच्छा एक और इसमें हम डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैक्सिमम बच्चा एकदम सब से सब क्वेश्चन बनना चाहिए ना, सब क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं ना उस कॉन्सेप्ट पर हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और है जो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 3i कैप माइनस 2i कैप, आई वेक्टर दे देते हैं, माइनस k कैप डॉट j कैप माइनस i वेक्टर, वेक्टर है सब जगह है। तो अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम अपना मन से बनाए हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के दे दिया था एक बार, ठीक है ना। तो डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जैसे बताए हैं वैसे करना है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे देखिए इसमें i बाद में लिख दिया, j पहले लिख दिया, k तो बाद में ही है। अब यहाँ देखिए j है, i है, k नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना, उल्टा पुल्टा आपको लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ देखिए i पहले हमेशा रहता है, यहाँ पर बीच में दे दिया है, इसमें k ही नहीं दिया है। तो सबसे पहले काम क्या है कि आपको i j कैप को एक साथ लिखना है जैसे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले i वाला लिखेंगे तो हम अपना मन से ऐसे लिख देते, इसको पहले लिख देंगे तो 2i कैप 2i वेक्टर, यहाँ प्लस अब j वाला लिखाएगा तो प्लस 3j। अब देखिए यहाँ पर माइनस k तो माइनस k और यहाँ वेक्टर का चिन्ह दे दीजिए, वेक्टर दीजिए कैप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें वेक्टर ऐसे ही दिया रहता है, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको i j k में कैसे लिख दे, इसमें कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए माइनस 2i पहले था तो इसको पहले लिख दिए, बाद में था तो अब इसको यहाँ पर लिख दे, तो यहाँ प्लस था तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस, सही है। अब यहाँ डॉट है तो डॉट कर दीजिए। अब क्या करना है, i वाला को पहले लिखना है तो इसको हम पहले लिखेंगे, मतलब माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1i वेक्टर, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ j है
तो जे के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर +1j वेक्टर। अब के नहीं रहेगा ना, तो जो नहीं रहेगा उसके जगह पर हम 0k कैप लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है। तो अब इसको बनाइए, क्या आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर जो i के बगल में और यहाँ पर जो i के बगल में, दोनों को गुना करेंगे तो -2 गुने -1 सही है, प्लस, और जब भी माइनस बढ़ाएगा ना तो इस तरह से ब्रैकेट दे के लिखिएगा जिससे कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है, प्लस। अब इसमें इससे गुना कीजिए तो क्या आएगा, 3 गुने, यहाँ j के बगल में 3 है, यहाँ j के बगल में 1 है, तो इसको गुना कर दीजिए, प्लस। अब यहाँ k के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या रहता है, माइनस, तो जैसे वैसे माइनस, और यहाँ k के बगल में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर k के बगल में हो गया -1, और यहाँ पर k के बगल में कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पर 0 है ना, जैसे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर k था तो नहीं यहाँ पर 1 लिखे, लेकिन कुछ नहीं रहता है तो हम 0 लिखते हैं, कुछ यहाँ पर देले नहीं रहेगा तो 0k लिख देंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसके k के बगल में 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब देखिए, -2 में -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 प्लस, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 प्लस, और 0 में किसी चीज से गुना हो तो 0, तो 3 और 2 5, आया नहीं आया, डॉट प्रोडक्ट करते हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये सब करना हम सीख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अब डॉट प्रोडक्ट का हम 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है उसको सीखने से पहले हम ऑब्जेक्टिव का ही कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है उसको पहले समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है और हर साल पूछेगा, इस साल भी पूछेगा 2024 में, तो आपको घबराना नहीं है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ के एग्जाम में। लेकिन अगला बार से ध्यान दीजिएगा, जब आपको कोई पूछेगा ना कि हम 12th में 11th में एडमिशन लेगा कोई बच्चा 10th पास करके, आपसे पूछेगा कि मैथ ले कि बायोलॉजी ले, तो आपको बस इतना ही कहना है कि बायोलॉजी भैया नहीं लो, अगर इंटरेस्ट है तब बायोलॉजी ले सकते हैं, अगर नहीं ऐसे ही किसी के कहने से हम ले लेते हैं बायोलॉजी कि हाँ भैया बायोलॉजी अच्छा है, उसमें अच्छा लड़की आएगा, तो वो सब सोच के आप बायोलॉजी ले लेंगे ना तो भैया चल जाएंगे भीतर, ठीक है। मैथ इतना आसान चैप्टर है जिसको ऐसे देख ही पा रहे होंगे कितना आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है, और बायोलॉजी रटते रहिए आराम से दिन भर, और फिर मैथ देख रहे हैं ना कितना भारी लोगों को लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, बस पता नहीं दिमाग में क्या भर दिया है कौन कि मैथ बहुत भारी है। देख रहे हैं कितना आसान चीज है मैथ, और काफी आसान है, ऐसे ही है, ठीक है। 10th का पता नहीं, पढ़ाने नहीं आ रहा है किसी को तो भारी लग रहा है, अरे भैया पढ़िए सही से, मन लगा के, आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। कई बार टीचर ही बोल देता है कि मैथ भारी है, तो भारी उरी नहीं है, आप ध्यान से सीखते जाइए। देखिए, मैथ का सिलेबस जो है अपना 12th का, वो हो सकता है कि भारी लग रहा होगा लोगों को, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रहता है इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, जो क्लास 10th के बच्चा को भी अगर पढ़ा दिया जाए ये सारा चीज तो आराम से सीख लेगा, ठीक है ना, और पूरा में पूरा 100 में 100 ले आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट का। तो देखिए, आपको एग्जाम में ये बोलेगा कि भैया तुम ये बताओ I.I, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चाहे आपको बोल देगा J.J बताओ, चाहे आपको बोल देगा K.K बताओ, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही बोल सकता है I, यहां पर I लिख देते हैं, I.J और बोल देगा J.I, चाहे ऐसे भी बोल सकता है K.J या K.I।
तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आई जे आई के आई कुछ भी रह सकता है। और लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम सेम है, तो सेम सेम रहता है और अलग अलग रहता है, तो क्या आंसर होता है? तो ध्यान दीजिए। तो आपको एक चीज याद रखना है कि वेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर वेक्टर ए है और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए है। तो ये भी एग्जाम में पूछा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आपसे कोई पूछेगा ना, तो यहाँ पर आपको बोल देना है कि ये होता है मॉड ए का स्क्वायर होता है। क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर। तो अब देखिए कि इसका जो वैल्यू होता है, सेम सेम का डॉट क्या होता है? कोई वैल्यू आता है, ए स्क्वायर हो जाता है। इसी को कई बार यहाँ पर ऐसे भी लिख देगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख देगा, चाहे ऐसे भी लिख देगा। जनरली आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन बुक में कई बार ऐसे लिख देगा, चाहे ऑप्शन में भी ऐसे रह सकता है, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है। अब इसका आंसर हम समझते हैं। तो ये तो हम समझ गए हैं कि इसका जो आंसर आएगा कुछ ना कुछ आएगा। तो याद रखिएगा कि आई जो होता है इसको कहते हैं यूनिट क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर से गुना होगा, तो यहां पर क्या होता है? आई का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर जो होता है इसका स्क्वायर 1 होता है। क्या होता है? 1। लेकिन इतना चीज हम नहीं समझेंगे, डायरेक्ट आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। कोई आपको ये बोल दे कि सेम सेम का डॉट क्या होता है? तो 1 होता है। सेम सेम का डॉट क्या होता है? तो 1 होता है। सेम सेम का डॉट क्या होता है? तो 1 होता है। इसका मतलब आई डॉट आई का वैल्यू कोई पूछ ले तो क्या बोल देंगे? 1 बोलेंगे। जे डॉट जे कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। के डॉट के कोई पूछ ले तो 1 बोलेंगे। कोई बुराई नहीं है। जैसे आप अपना एग्जाम में देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 में जे डॉट जे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे डॉट जे तो जे स्क्वायर। तो हमको बताए थे कि सेम सेम का जो डॉट होता है 1 होता है। सेम सेम का डॉट क्या होता है? 1। तो अनीता बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लिए कि इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। और ये भी याद रखिएगा कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए ये अलग अलग है, अलग अलग। यहां पर क्या था? सेम सेम था, और इसमें अलग 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 है। तो याद रखिएगा कि जब अलग अलग रहेगा तो इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। सेम रहता है तो 1 और अलग अलग रहेगा तो 0। इस तरह से याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे तुम बताओ आई डॉट 2y का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए हमको तो पता है यहां पर कुछ नहीं है, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो आई डॉट आई आएगा। और आई डॉट आई सेम सेम का डॉट क्या होता है? तो 1 होता है। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, कोई बुराई नहीं है भैया। अब देखिए कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यहां पर दे देगा आई डॉट वेक्टर आई और आई प्लस जे। अब बोलेगा कि इसको बनाओ, क्या आंसर होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम यही फॉर्मूला लगाना, यही दोनों में से कोई लगेगा। खाली ये याद रखेंगे सेम सेम रहेगा तो 1, सेम सेम रहेगा तो 1। ये याद रखिए ना कि सेम सेम रहता है तो स्क्वायर होता है। तो ये याद रखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। इसमें अलग अलग रहता है तो 0, और इसको भी अलग से याद रखना है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। अब इसको देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे? डॉट इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। तो कीजिए और आंसर बताइए। तो आई में आई से गुना करेंगे तो यहां पर लिखेंगे वेक्टर आई, और डॉट है तो यहां पर वेक्टर डॉट लिखेंगे, वेक्टर आई डॉट। अब इसमें इससे गुना हो गया, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसमें इससे गुना करना है तो यहां पर लिखेंगे वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे।
तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई डॉट आई क्या होता है, तो आई डॉट आई हम बताए हैं सर 1 होता है, सेम सेम का डॉट 1, अब प्लस अलग अलग जब रहता है एगो आई एगो जे का डॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 आ 0 1। तो इस पर जितना क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आप खोज के कर लीजिएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है। तो सिंपली हम आपको बता देते हैं, हम अपना डायरेक्टली नंबर दे देते हैं, ठीक है। चाहे स्क्रीन पर आपको नंबर दे देंगे, स्क्रीन पर आपको अभी नंबर दिख रहा होगा, तो वहां पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हम क्वेश्चन कॉपी पर लिख के और भेज देंगे सभी बच्चा को, सब बच्चा को बोल रहे हैं आप व्हाट्सएप कीजिएगा। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका एक पैसा नहीं लेंगे, बस फ्री में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हम समझ गए हैं। अब वीडियो को हम सोच रहे हैं कि यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, फिर हम अगला वीडियो में इसका हो सकता है कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जैसे आज हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, सेम प्रकार से हम कल क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे और भी कुछ सीखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा होता है, जो क्रॉस का चिन्ह होता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट का चिन्ह होता है तो डॉट प्रोडक्ट, सही है। तो कल हम क्रॉस प्रोडक्ट और भी आगे का बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म कर देते हैं। आपको ये वीडियो हेल्प किया है कि नहीं किया है, और आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर आपको डेली पढ़ाया जाए एग्जाम तक में, तो क्या आप आराम से पास नहीं कर जाएंगे। अगर हम बात करें आज के लेक्चर से आपको कितना नंबर आ जाएगा, तो 100% लिखित गारंटी दे देते हैं कि आज का डे 1 जो क्लास था, डे 1 से आपको लगभग यहाँ पर मान लेते हैं 3 प्लस एक मापांक का क्वेश्चन आएगा, और डॉट प्रोडक्ट का 2 3 भी मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का 3। और एक और बताए थे, क्या बताए थे, पोजीशन वेक्टर, तो वहां से एक क्वेश्चन। तो देखिए 3 1 4 3 7 1 8, तो आज लगभग कम से कम 8 नंबर का मिनिमम आप कर सकते हैं। कोई भी साल का आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, 2021 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 23 का हो, कोई भी साल का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। अगर आपसे 8 से 10 नंबर का आज के क्लास से नहीं बनेगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जो मन है लिख दीजिए। 8-10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, बस एक क्लास कर लेने से। तो समझिए कि 20 क्लास कर लीजिएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 30 नंबर, क्या 30 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। कितना पास करने के लिए तो हमको 30 नंबर चाहिए ना। लेकिन अभी जो इतना अच्छा बिहार बोर्ड सिस्टम दिया है 50% क्वेश्चन करने का, तो इसी का फायदा उठाते हुए हमको क्या करना है, आराम से 50 नंबर हम मैथ में ले आएंगे। कुछो नहीं समझना है, थोड़ा बहुत ही तो समझ रहे हैं ना, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। वही सब समझा रहे हैं आपको। जो भारी चीज है वो तो हम समझा ही नहीं रहे हैं, उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो हार्ट भेज दीजिए, दिल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका वीडियो आपको कितना टाइम में चाहिए, सुबह में चाहे शाम में, वो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।